और नहीं है दुनिया में, है? चलो खैर, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, एंडेमिक स्पेसीज यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस क्वेश्चन को तो ये अपने आप बता रहा है जवाब क्या है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों का मतलब हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में रहती हो, सिंपल बात, नो बकवास, है ना। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या है? रेयर हैं ये। वो तो भाई रेयर तो फिर एंडेंजर्ड हो जाती है ना, जो वैसे भी दुर्लभ है भाई, खत्म होती जा रही है, या रेयर मतलब कम पाई जाती हैं, इस तरह से कह सकते हैं। जरूरी नहीं खत्म ही हो रही हो, वो एंडेंजर्ड कहलाएंगी, जो खत्म होने की कगार पे हो। इंपोर्टेड स्पेसीज कहीं और से आयात करके ले आए, अभी वो टाइगर वाइगर आए थे ना कहीं से। और स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ये बात एकदम सही है। वो प्रजातियां जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते थे, या अभी भी ऐसा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे एक चीज है नील गाय, है ना, वो कहां पाई जाएगी? कुछ क्षेत्रों में पाई जाएगी, यूपी के या कहीं स्पेसिफिक रीजन्स में। तो जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां, हर जगह नहीं मिलती, उनको हम क्या कह रहे हैं? एंडेमिक कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं वो हैं जो भाई खत्म होने की कगार पे हैं, या अभी गायब ही हो चुके हैं कुछ। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डायनासोर के जैसे, देखिए वो तो लुप्त ही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विलुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, यानी वनोन्मूलन या वनों को काटने से नुकसान क्या क्या है, या कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट को काटते रहेंगे। तो बताइएगा। कुक विद जन्नत, उनको मेल कीजिए, मेल दिया हुआ है सीटेट वालों ने, अगर ऐसा हुआ है इमेज डिस्क्रिपेंसी या कुछ इस तरह का इशू है, उनको ईमेल कीजिए। ईमेल मैंने बताया था जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे, या ऑफिस विजिट कीजिए, बिल्कुल जाइए अगर इस तरह कोई इशू है आपके फोटो का या कुछ भी, है ना। कोई कह रहा है बिहार में बहुत है देखिएगा, केवीएस पीआरटी लगभग बाइलिंगुअल मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक शब्द, एक सेम शब्द को 4-4 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल मतलब वो भाषा जो जनरली हम समझ पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहां से आवाजें आ रही हैं भाई? पटाखे फूट रहे हैं बोर्ड से, ये शाम से चला हुआ है ना क्लास की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है, यानी अगर हम फॉरेस्ट कट करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। आप देख लीजिए, अगर आप गांव जाते हैं तो आपको कई डिग्री टेम्परेचर कई बार कम मिल जाता है। जहां आसपास पेड़ होते हैं जिन इलाकों में, वहां पर क्या है, टेम्परेचर हल्का सा कम होगा बाहर के रोड से, ये बात हम जानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, हमें पता है भाई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनवायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो जब अगर पेड़ नहीं है तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात भी सही है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, भाई पेड़ के कटने से ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ जाएगा? ये तो सेंसलेस बात हो गई, है ना। ग्राउंड वाटर तो कम होगा, तो ये भी गड़बड़ है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ और सूखा आएगा। भाई नेचर है, नेचर में पेड़ भी उतना ही हिस्सा है जितना आप, बल्कि आपसे ज्यादा जरूरी। तो A, B और D ये सही है, ये कॉन्सिक्वेंस सच में होंगे। C जो है वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ग्राउंड वाटर बढ़ नहीं सकता, कम होगा। तो A, B, D हम देख रहे हैं, A, B, D। A, B, D विलियर्स नहीं है, ये सिंपल A, B, D ऑप्शन है, ठीक। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? आप तो पोल 3 दिन पहले हटा देते हो भाई साहब, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फिर भी टाइप करने में 4 साल लगा देते हो, क्या करते रहते हो लैपटॉप में, है? बता दीजिए। नहीं बताएंगे? शौर्य सिंह के एग्जाम्स खत्म हो गए। मैम एप्लीकेशन में लास्ट में डिवाइस टोकन मांग रहा है, वो क्या होता है? एक बार कॉल करके पता कर लो, नहीं तो मैं बोल दूंगी सोनल, मुझे मेल छोड़ देना। ऐसा कुछ होगा कि मतलब आपने कहीं दूसरे डिवाइस से तो लॉगिन नहीं कर लिया है, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। कोई कह रहा है यू आर निमोनिक क्वीन। अरे बस याद रहनी चाहिए आपको चीजें। और निमोनिक में वो नहीं होता ना, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है, छिछलापन नहीं होता कि आप एकदम गलत उदाहरण देखिए।
देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। अगर हम बात करें तो कौन सी बातें या कौन से कथन सही होंगे ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए। तो अब एनसीईआरटी में ठंडे और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्थान क्या है, गर्म है। अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर वाइल कोल्ड डेजर्ट्स हैव लो टेम्परेचर। यानी जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पे तापमान अधिक होगा, ठंडे में कम होगा। ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आसान सी बात है भाई। कोल्ड तभी तो कह रहे हैं जब टेम्परेचर कम है, और अगर हॉट है तो टेम्परेचर हाई होगा। यहां टेम्परेचर कम होगा, लद्दाख में टेम्परेचर कम है, राजस्थान में टेम्परेचर हाई है। सिंपल बात। बी ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स आर बैटर्ड बाय सन एंड आर सैंडी, कोल्ड डेजर्ट्स हैव आइस एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड। यानी गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में बर्फ और हिम से घिरी हुई रहती है। जो धरती है वो ग्राउंड जो है पूरा, जो भी वहां आसपास की चीजें हैं वो बर्फ से ढकी हुई होंगी। बिल्कुल फैक्ट है। हॉट डेजर्ट्स आर रेड और ऑरेंज वाइल कोल्ड डेजर्ट्स आर ग्रे। ये भी हम देख सकते हैं लद्दाख में क्या है, वो ग्रेश शेड है वहां पे, ठीक कह सकते हैं। और रेगिस्तान बोल रहे हूं राजस्थान में क्या होगा, वहां लाल रंग की रेत या ऑरेंज कलर की रेत आपको नजर आएगी। बात तो सही है। डी ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सेंसेशनल इफेक्ट। यहां पर गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जो आपका ऋतुएं हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलती। जैसे आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं तो अभी बसंत ऋतु चल रही है ना, बारिश का मौसम है, कभी कभी ठंड है, कभी एक बहुत ही अलग अलग यहाँ पे ऋतुएं ज्यादा हैं। वहां कभी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो हुई, नहीं तो लगभग एक जैसी स्थिति रहती है। ऋतुएं बहुत ज्यादा नहीं बदलती, हम हार्श हो जाता है वेदर, ठीक है ना। मैम प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर लगा लो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा फनी क्लिप। और साथ में देख लो ये नोट्स जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो, और जो मैराथन चल रहे हैं वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, यहाँ डी गलत है। बहुत ज्यादा ऋतुएं नहीं देखने को मिलती, वेरिएशन नहीं है। ए बी सी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं, 42% लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार अब सो गए, आप कुछ और करने में लग गए हैं। तुम इधर मुंह करके बैठा करो ताकि दिखे तुम कर क्या रहे हो, है ना। सो जाते हो, स्लो साबुन हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान वहीं रखो ना जो काम कर रहे हो। नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या पार्क बनाए गए कि वहां पे जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो भाई ठीक से रहें। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ। अगर यहाँ पे फ्लोरा को साइड भी कर दें तो हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, कि इनको ना तो शिकार किया जाएगा इस एरिया में, ना इस तरह की चीजें होंगी। तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट है इंडिया में, ये पूछा है हमसे। अब इसमें जवाब जो है वो अलग अलग तरह के हैं, और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, बट वो कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। देखिए काजीरंगा सबसे पुराना है, लेकिन ये फॉरेस्ट रिजर्व की तरह इसको लिया गया था 1905 में, नेशनल पार्क नहीं बनाया गया था। नेशनल पार्क 1974 में बनाए, तो इसलिए काजीरंगा इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, 1936। ये है कहां, उत्तराखंड। ठीक है जी। गए हैं आप कभी शौर्य सिंह? नहीं, चलेंगे अभी सीटेट देके घूमेंगे, ठीक है। मतलब देखे क्या, देंगे तो ये लोग, बट मतलब खत्म हो जाएगा सीटेट तब। बट कहां से यार, केवीएस भी आ चुका है अब तो। इमाम क्या कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, प्रैक्टिस सेट सबमिट के बाद ऑल सेक्शंस का आंसर सेव नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा इमाम? है किसकी बात कर रहे हो, कौन सी जगह पे कर रहे हो ये काम? ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है अगर ऐसा है तो, है ना, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया है प्रॉपर हर एक सेक्शन तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब देखो ये नॉर्मल टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछ लिया कि जो बीज हैं उनके अंकुरण के सही क्रम को पहचानना है, यानी बीज बोए जाते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं, उसको आपको सही क्रम में पहचानना है। बताइएगा फटाफट से। इतने में आप लोगों के आज कमेंट्स पढ़ूंगी भरपूर, क्योंकि कई दिनों से मैराथन चल रही है, ज्यादा कमेंट्स में पढ़ नहीं पाती हूँ। हेलो मैम, नमस्ते। राहुल सैदपुर, बहुत बड़े राहुल, आप ऑफलाइन क्लास में आए थे, याद है मुझे। मेरा नाम भी लिया करो आप, रीटा चौहान कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखिए 40% लोग क्या कह रहे हैं, बी ऑप्शन। देखते हैं अभी, समझते हैं।
अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की तो ये कहता है आफ्टर द लीव्स अपीयर, यानी आफ्टर द लीव्स अपीयर देन द यंग प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ये सबसे पहले पत्तियां ही